इस वीडियो में हम तमाम वो टॉपिक्स जो कि एक स्टूडेंट के लिए पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो डिस्कस करेंगे। और इसमें जो कोई भी स्टूडेंट जो कि रिसर्च सीखना चाहता है उसके लिए ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और हम अ, हर एक एस्पेक्ट को माइनर डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो अ, इस वीडियो को देख के कम से कम रिसर्च के हवाले से इंडिपेंडेंट वर्किंग कर सकता है। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो जो इस बुक में जो पहली चीज़ डिस्कस की गई है वो जर्नलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च की गई है कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड लिटरेचर टू एस्टेब्लिश फैक्ट टू फाइंड और रीच न्यू कंक्लूजन। मतलब ये कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, अ, जिसमें हम लिटरेचर को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका रिव्यू करते हैं और उसकी बेस पे हम न्यू फैक्ट्स जो है वो कंक्लूड करते हैं। मतलब कि हम न्यू नॉलेज, न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस या कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि उससे पहले एक्सप्लोर नहीं हुआ, उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चीज़ों इसको अगर हम मैं एक लाइन में समराइज कर दूं, तो बेसिकली रिसर्च जो है वो ऐसा मेथड है, ऐसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं और डेटा के थ्रू हम न्यू कंक्लूजन्स को फाइंड करते हैं। और जो सेकंड टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि पहले इस बुक में जर्नलाइज्ड डेफिनेशन रिसर्च की गई है और उसके बाद बिजनेस रिसर्च पे बात की गई है। तो बिजनेस रिसर्च कैसे डिफरेंट है मैन जर्नलाइज्ड रिसर्च से। तो बेसिकली बिजनेस में आपको पता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक रिसर्च वो कंडक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज़्यादा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, उसकी मार्केटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, इसी तरह का कोई भी इशू हो तो उस पे अमूमन बिजनेस जो है वो रिसर्च करवाता है। और बाज़-औक़ात ये मतलब एक्सप्लोरेटरी टाइप भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल बिजनेस अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है, किसी डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन पे अपने आप को मतलब डाइवर्स करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है वो बिजनेस रिसर्च उस पर्पस के लिए भी कंडक्ट की जाती है। खैर हम यहाँ पे शॉर्ट चीज़ों को लेके चलेंगे। तो जो बिजनेस रिसर्च है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक डेटाबेस इंक्वायरी है, जिसकी बेस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले बात की कि टर्नओवर रेट का बढ़ना, प्रॉफिटेबिलिटी का कम होना, या एक्सपेंशन की तरफ कंपनी जा रही है और इन्हें उन्हें ये खदशात हैं कि कोई इशू क्रिएट हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो डेटाबेस इंक्वायरी है वो बेसिकली बिजनेस रिसर्च कहलाती है। और इसी हेडिंग के अंदर उम्मे सिकरान ने जो है डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं। वो है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो कि हम अ, किसी क्वेश्चन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। कोई भी रिसर्चर है अगर वो इन मेथड्स के थ्रू फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर रहा है तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल किसी फर्म, किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जो डाटा पड़ा हुआ है, या किसी अखबार में कोई डाटा पड़ा हुआ है, या किसी ऑनलाइन सोर्स पे कोई डाटा पड़ा हुआ है किसी चीज़ के बारे में,
या जैसे हम फाइनेंस की अगर बात करें तो किसी स्टॉक प्राइस का डाटा पड़ा हुआ है किसी इंडेक्स पे किसी वेबसाइट पे, तो इस तरह का कोई भी डाटा जो कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है या वो ऑलरेडी अवेलेबल है किसी फॉरम पे, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इसी इसी तरह जैसे मैंने क्वेश्चनियर की बात की, तो क्वेश्चनियर में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और सेकंड होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जैसे मैं किसी से पूछ लूं कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपका इस कंपनी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि आपने अ, एक एक स्केल दे दिया, जैसे हम आगे जाके बात करेंगे उस पर, लिकर्ट स्केल पे, कि आपने 1 to 5 रैंकिंग करनी है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहा किसी खास प्रोडक्ट की यूज़ के बाद या किसी सर्विस अवेल करने के बाद। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि स्केल स्पेसिफिक हैं, जिसमें जो रिस्पोंडेंट हैं उसके पास मार्जिन नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर करने का, जस्ट उसने उस स्केल में जो पॉइंट्स हैं उनकी बेस पे अपनी इनपुट देनी है, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। आगे इसी चैप्टर के अंदर उमे सिकरान ने टाइप ऑफ रिसर्च की बात की है। तो जो दो मेजर टाइप प्रैक्टिकलिटी के हवाले से, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ के हवाले से रिसर्च की, वो दो टाइप्स हैं। एक है प्योर रिसर्च और एक है अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च बेसिक रिसर्च भी कहलाती है। इसमें हम न्यू टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू थिंग्स, कोई भी फिनोमेना है उसको एक्सप्लोर करके बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक चलते हैं और उसमें हम करते ये हैं कि हम किसी, जैसे हमने बिजनेस रिसर्च की भी बात की थी, कि हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक किसी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होता है तो उसकी बेस पे हम जो है जो रिसर्च करते हैं उसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। अगर हम इन टर्म ऑफ डाटा रिसर्च की बात करें तो दो टाइप ऑफ रिसर्च हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बास लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पर जो कि न्यू होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली न्यूमेरिक डाटा पे कंडक्ट की जाती है। न्यूमेरिक डाटा से मुराद जैसे 1 2 3, जैसे एज है, एज नंबर होगा एक, जैसे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो 16 17 ईयर्स के होते हैं, तो 16 17 इज़ अ नंबर। इसी तरह हाइट 5 फुट 7 इंच 8 इंच। सो तो इस तरह का जो न्यूमेरिक डाटा है वो किसी रिसर्च में जब होगा, जब उसकी बेस पे रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। और दूसरे हाथ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसका सिंगल लाइन में अगर आंसर देना हो किसी स्टूडेंट ने, तो वो सिंगल लाइन में आंसर है कि नॉन न्यूमेरिक रिसर्च। नॉन न्यूमेरिक डाटा जिस रिसर्च में इन्वॉल्व होगा वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। नॉन न्यूमेरिक से क्या मुराद है? नॉन न्यूमेरिक से मुराद है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपसे किसी ने पूछा कि आपकी सेटिस्फेक्शन, आप आप इस रेस्टोरेंट की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो वो आपको आगे से कहेगा कि एक, मतलब वो एक आंसर देगा जिस जो जो नंबर नहीं होगा, बल्कि उसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक या वर्डिंग इन्वॉल्व होगी जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस करेगा। तो वो क्योंकि उसमें न्यूमेरिक या नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इस टाइप की कोई भी रिसर्च होगी तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। आगे हम जो मेथोडोलॉजी के हवाले से बात करें कि रिसर्च कैसे एग्जीक्यूट की जाती है या उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें हम कैसे, उसमें थ्योरी का किरदार क्या होता है, या उससे रिलेटेड अगर हम रिसर्च की बात करें तो दो टाइप्स की रिसर्च हैं, एक है डिडक्टिव रिसर्च और एक है इंडक्टिव रिसर्च।
इंडक्टिव रिसर्च वो होती है जिसमें हम पास्ट लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, बल्कि हम किसी टॉपिक को लेके डाटा कलेक्ट करते हैं और उस उस डाटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड करते हैं और उस पैटर्न की बेस पे हम कोई थ्योरी बनाते हैं और वो थ्योरी डिवाइस करके हम बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करते हैं उसे। तो इंडक्टिव बेसिकली किसी न्यू फिनोमेना को स्टडी करना और उससे रिलेटेड थ्योरी डेवलप करना, वो इंडक्टिव मेथड कहलाता है। डिडक्टिव मेथड ये होता है कि हम किसी रिसर्च के अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं और उसमें हम पास्ट लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, उसमें हम कोई गैप फाइंड करते हैं, कोई ऐसी चीज़ फाइंड करते हैं जो उससे पहले स्टडी नहीं हुई हुई और वो इम्पोर्टेंट हो किसी हवाले से। तो ये हमारी डिडक्टिव रिसर्च कहलाती है। डिडक्टिव रिसर्च के बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं, जो कि अमूमन हम जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिडक्टिव रिसर्च ही होती है। तो उसके 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई अ ब्रॉडर प्रॉब्लम। तो पहला जो है वो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो एक ब्रॉडर टर्म में होती है, आप एक ओवरऑल जेनेरिक प्रॉब्लम ब्रॉडर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि एम्प्लॉय टर्नओवर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा है, तो फिर आप उसको डिफाइन डिफाइन करेंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि क्योंकि वर्क एथिक या वर्क इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं है, इस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज़्यादा है। तो ये हमारा हो जाता है। पहले हमने ब्रॉडर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि टर्नओवर ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है। फिर हम उसको एक स्टेटमेंट में डिफाइन करेंगे कि टर्नओवर रेट क्यों ज़्यादा है। फिर हम उसका हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे कि क्या जो वर्क इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट को या नहीं कर रहा। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स हम डेवलप करते हैं, तो बेसिकली उसके थ्रू हम हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे होते हैं। हाइपोथेसिस पे हम डिटेल से एक अलग से वीडियो पे भी बात करेंगे और इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है और इसके थ्रू हम क्या चीज़ें कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम एक मैयर बनाते हैं जिसकी बेस पे हम मैयर करते हैं उन वेरिएबल्स को जिनके बेस पे हमने डाटा कलेक्ट करना है। उस डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को डिफरेंट टूल्स की मदद से, जैसे एसपीएसएस हो गया या ईव्यूज हो गया या स्टैटा हो गया या मैटलैब हो गया, तो इन या स्मार्ट पीएलएस हो गए, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डाटा को एनालाइज करते हैं। फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो सेवन स्टेप जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। डाटा कलेक्शन जो होती है उसमें सेल्फ रिपोर्टेड भी होते हैं, डायरेक्टिक भी होते हैं, इसमें और भी मेथड्स हैं। यहाँ शॉर्ट से जस्ट फॉर, अगर आप डाटा कलेक्शन में थोड़ी जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो इन टर्म्स को भी स्लाइड्सली साथ में एक्सप्लेन करके अपने जो नोट्स हैं उनको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम सिर्फ समराइज फॉर्म में जा रहे हैं, तो इस डिटेल में अभी फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। इस पे हम जब रिसर्च डिज़ाइन का पूरा एक चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखनी है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसी में आपको मोड ऑफ डाटा भी होगा कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट डाटा क्या होता है और अदर एडमिनिस्ट्रेट क्या होता है। यहाँ पे भी शॉर्ट से नोट्स लिखे हुए हैं कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब खुद आप करते हैं, और जो थ्रू रेफरल या किसी फ्रेंड के थ्रू आप करते हैं वो आपका होता है अदर एडमिनिस्ट्रेट डाटा होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है इस बुक का हॉलमार्क्स ऑफ रिसर्च। वो की करेक्टरिस्टिक जो कि रिसर्च में होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी रिसर्च के हवाले से।
तो वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले है रिगर, सेकंड है परपोजिवनेस, टेस्टेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, precision and confidence, objectivity, generalizability, parsimony। रिगर से मुराद ये है कि आपका जो रिसर्च है उसकी साउंड मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, वो उसकी मेथोडोलॉजी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। आपने जो मॉडल यूज़ किया हो वो अकॉर्डिंग टू योर डाटा हो। ऐसा नहीं है कि आपने पैनल डाटा आपका है और आपने कोई टाइम सीरीज मॉडल लगाया हुआ है, उस पे आपकी ओएलएस की एजम्पशंस ब्रीच हो रही हैं, उसके बावजूद आपने ओएलएस उस पे रन किया हुआ है। तो साउंड मेथोडोलॉजी एंड गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपकी जो थ्योरी होनी चाहिए वो भी साउंड होनी चाहिए, उसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आप जिस थ्योरी के अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं तो उसका फ्रेमवर्क जो आपने वो डेवलप की हुई है स्पोर्टिव थ्योरी, वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है कि उसका पर्पस होना चाहिए। रिसर्च जो आप कर रहे हैं उसका एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी किसी चीज़ पे जस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करके या कहें कि मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। तो उस रिसर्च के हॉल मार्क्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके रिसर्च का एक पर्पस होना चाहिए। थर्ड ये कि आपकी जो रिसर्च है वो टेस्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने ये रिसर्च किया है और ये मैंने कंक्लूड कर लिया है और उस वो टेस्टेबल ना हो। तो टेस्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। चौथा है कि वो रिपीट हो सके। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने कोई फिनोमेना स्टडी कर लिया तो दोबारा अगर कोई और उसी पे रिसर्च कंडक्ट करे तो उसको वो सॉल्यूशंस ही ना मिले, वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में आपके। रेप्लिकेबिलिटी से मुराद कि वो दोबारा रिपीटेबल होनी चाहिए कि कोई और अगर आपके रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सके। देन है प्रेसिजन एंड कॉन्फिडेंस। जो जो रिजल्ट्स हैं आपके रिसर्च के वो रियलिटी के क्लोज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका फिनोमेना है जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें और आपके रिजल्ट्स में कोई मिसमैच हो। यानी कि जो थ्योरी आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपका रिजल्ट, तो उसकी आपके पास सॉलिड जस्टिफिकेशन या रीजनिंग होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी रिसर्च जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली कि आप अपनी जो रिजल्ट्स हैं उन पे कितना श्योर हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 95% श्योर हैं अपने रिजल्ट्स पे, तो दैट्स मीन योर पी वैल्यू इज 0.05। सो एक ख़ास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है किसी भी रिसर्च के वैलिड होने के लिए। जैसे हम अमूमन 0.05 को कंसिडर करते हैं कि पी वैल्यू जो है वो 0.05 होनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर 95% confident about your research। 0.01 and zero point 0.1 is also considered as a good uh, level। 0.1 हम बाज रिसर्च में मार्जिन देते हैं अगर वहाँ पे 0.1 हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल आता है एंड वी आर 90% श्योर, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम ये जो हमारे रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस जो है वो बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हॉलमार्क्स ऑफ रिसर्च है, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो वो या तो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होनी चाहिए या किसी
कोई ऐसी चीज़ जो कि आप बॉडी ऑफ नॉलेज में अपने रिसर्च के थ्रू ऐड करना चाहते हैं वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव लाजमी होना चाहिए, आपकी रिसर्च से अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो आपने रिजल्ट कंक्लूड किया वो जर्नलाइज होने चाहिए, उनमें एक जर्नलाइजेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिसर्च कंडक्ट की वो आपके सैंपल साइज के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जब आप उसे पूरे पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वो जर्नलाइज जर्नलाइज नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल आप किसी सेक्टर में कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और आपके रिजल्ट उस सेक्टर के हवाले से तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिजल्ट अपने किसी और सेक्टर पे अप्लाई करें तो वो अगर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो उसकी जर्नलाइजेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और आप वो अगर तो अपनी अपनी जो सेक्टर की पॉपुलेशन को फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, फिर फिर आप लिमिटेशन लगा के अपने रिसर्च को कंक्लूड कर सकते हैं और अपने रिजल्ट आपके वैलिड हो सकते हैं, और उसमें एक लिमिटेशन लग जाएगी कि दिस रिजल्ट इज लिमिटेड टू दिस सेक्टर। तो लेकिन अगर वो आपके रिजल्ट अपने सेक्टर को की पॉपुलेशन को भी फुलफिल नहीं कर रहे, जस्ट आपने अपनी कंपनी में एक रिसर्च कंडक्ट करवाई और वो आप चाह रहे हैं कि वो आप पब्लिकली उसको इंडोर्स करवाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम एक मास सेक्टर में वो मास पॉपुलेशन में वो कम से कम इम्प्लीमेंटेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हो और वो उसके बाहर इम्प्लीमेंटेबल ही ना हो। तो जनरलाइजेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी ज़्यादा जनरलाइजेबिलिटी होगी आपके रिसर्च की, उतनी अच्छी रिसर्च मानी जाएगी। और जो नेक्स्ट है वो है पार्सिमनी। पार्सिमनी बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मॉडल बना दें और जिसमें समझ ही ना आए नए बंदे को कि क्या हो रहा है, और आप कहें कि ये बहुत क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो अच्छी रिसर्च है, तो ऐसा नहीं है। आपका मॉडल जितना सिंपल होगा, जितना अच्छे तरीके से अपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया होगा, तो बेसिकली वो आपका पार्सिमोनी कहलाएगी। और वो आपका मॉडल जो है जो सिंप्लीफाइड मॉडल होगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो आपका अच्छा अच्छी रिसर्च कहलाएगी और एक अच्छा मॉडल कहलाएगा। तो ये थे जी हॉलमार्क्स ऑफ गुड रिसर्च के। तो नेक्स्ट जो है वो है फिलोसफीज। फिलोसफीज में हमारे पास हैं ब्रॉडर दो होती हैं, ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। ओंटोलॉजी में बेसिकली हम क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं, जैसे वो तमाम चीज़ें जो रियलिटी से रिलेटेड हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी। जैसे गॉड एग्जिस्टेंस एक क्वेश्चन है कि और उस पे अप्रॉक्सीमेटली तमाम ही जो ह्यूमन बीइंग्स है, मेजॉरिटी ऑफ देम बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। तो इस टाइप की जितने भी रियलिटीज की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम ऑन्टोलॉजी में एड्रेस करते हैं उन्हें, कि रियलिटी क्या है। अगर इसको इनके क्वेश्चन को सेग्रीगेट करें तो बेसिकली इसमें कुछ मानने वाले हैं वो कहते हैं कि रियलिटी सिंगुलर है, मतलब सिर्फ एक रियलिटी है जिसको आप ने ढूंढना है, और उसके एम्पेरिकल मतलब वो सिंगल ही है, उसमें कोई मल्टी नहीं है। और इसी में ऑन्टोलॉजी में सेकंड बिलीफ ये है कि रियलिटी डिफरेंट है। देयर आर डिफरेंट रियलिटीज, मतलब एक रियलिटी नहीं बल्कि डिफरेंट रियलिटीज हैं, और आप उन डिफरेंट रियलिटीज के लिहाज से चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इस तरह के मल्टी बिलीव्स हैं ऑन्टोलॉजी में। और बेसिक आपने ये समझना है कि ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करती है, व्हाट इज रियलिटी। दूसरी साइड पे एपिस्टेमोलॉजी है, और ये तमाम वो चीज़ें जिसके थ्रू हम
रियलिटी तक पहुंचते हैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करती है। जैसे एपिस्टेमोलॉजी का एक बिलीफ ये है कि जो सिंगुलर रियलिटी से रिलेटेड ये है कि जो रियलिटी है वो सिंगुलर है और इसको हम एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू किसी ठोस चीज़ के थ्रू मैयर करके कंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड बिलीफ इनका ये है कि ये कहते हैं कि जो कि मल्टी रियलिटी से रिलेटेड है, और वो ये कहते हैं कि जो अ, आपकी रियलिटी है वो सिंगुलर नहीं है, बल्कि उसमें देयर आर मल्टी रियलिटीज। और और उसमें जो माइंड क्रिएशन या परसेप्शन है, ह्यूमन परसेप्शन है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके थ्रू रियलिटी आप रियलिटी को कंक्लूड करते हैं या समझते हैं। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है और उसके लिए चीज़ें डिफरेंट मीनिंग रखती हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और चीज़ किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इस टाइप की जितने भी बिलीफ्स हैं वो हम एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं, और इन दोनों को मिला के आगे फर्दर डिफरेंट फिलोसफीज क्रिएट हुई हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिविज्म जो है वो बना है इस बेस पे कि रियलिटी सिंगुलर है, और जो इम्पेरिकल आपके मेयर्स हैं उसके थ्रू आप रियलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और जो आपकी डिडक्टिव मेथड है बेसिकली वो भी पॉजिटिविज्म के अंडर ही आता है, जिसमें हम ये बिलीव करते हैं कि एक सिंगुलर रियलिटी है, और आप अपने डाटा को एनालाइज करके इंटरप्रेट करके उस रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। और उस उसी को हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कहते हैं, कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है जिस तक आपने एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू पहुंचना है। तो बेसिकली यहाँ पे ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी का फर्स्ट बिलीव जो है कि रियलिटी सिंगुलर है और आपने एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू उस तक पहुंचना है, तो हमारा पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी इससे क्रिएट होती है। जो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पॉजिटिविज्म के अंडर ही काम करते हैं, जो लिटरेचर के अंदर है। और सेकंड है कंस्ट्रक्शनिज्म। कंस्ट्रक्शनिज्म कहती है कि सारी चीज़ें जो है वो मेंटल क्रिएशन है, और उसका सिंगुलर रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सिंगुलर रियलिटी है ही नहीं। जो रियलिटी है वो बेसिकली मेंटल क्रिएशन है। और जो उसके बाद क्रिटिकल रियलिज्म है, वो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उसके मुताबिक ये है कि रियलिटी सिंगुलर भी हो सकती है और मल्टी भी हो सकती है, और आप एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू उसको कंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें परसेप्शन का भी आंसर इन्वॉल्व है कि किसी हद तक आप कुछ चीज़ों में आपको आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म है, जो कि कहती है कि जो आपकी रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है और सब्जेक्टिव भी हो सकती है। और जो प्रैग्मेटिज्म है वो बेसिकली बिलीव करती है प्रैक्टिकलिटी पे। मतलब कोई भी रिसर्च जितनी प्रैक्टिकल नेचर की होगी, जितना उसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी मतलब उसका यूजेबल रिसर्च जो होगी, जितने पर्पसफुल रिसर्च होगी और प्रैक्टिकली वाइबल रिसर्च होगी, वो उतनी अच्छी रिसर्च कराएगी। तो ये हमारा प्रैग्मेटिज्म है। तो ये हमारी थी फिलोसफीज, बेसिकली ओंटोलॉजी प्लस एपिस्टेमोलॉजी दोनों मर्ज होके रिसर्च फिलोसफीज को डिज़ाइन करती हैं। और रिसर्च फिलोसफीज में यहाँ पे हमने चार फिलोसफीज पढ़ी, और फर्दर आप इस पे, क्योंकि इस बुक में यही डिफाइन है, फर्दर आपको डिटेल स्टडी के लिए आप गूगल करें या कोई भी और बुक पढ़ेंगे रिसर्च की, तो आपको इन फिलोसफीज की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल रिसर्च पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल रिसर्च के हवाले से इंट्रोडक्शन जो है वो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा आप कह लें कि फर्स्ट जो हेडिंग होती है जो स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्चर्स के लिए, जो उन्होंने लिखनी होती है या राइट अप करना होता है, जिसका वो है इंट्रोडक्शन। तो
स्टूडेंट बाज़ औक़ात इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे लेके चलें, तो इधर हमने बहुत ही आसान स्टेप्स में इसे डिफाइन डिफाइन कर दिए। Basically, introduction gives reader background and context to convey the importance of your research। ठीक है, तो वो बेसिकली इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपकी रिसर्च की इम्पोर्टेंस कन्वे होगी टू द रीडर। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड लिखते हैं अपने मेन वेरिएबल का। वो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ज़्यादातर लोग डीवी डीवी को एज अ फर्स्ट वेरिएबल डील करते हैं, वो पहले अपने डीवी को डिफाइन करते हैं, लेकिन आप किसी भी वेरिएबल को जो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, और उसको आप पहले आपने उसका बैकग्राउंड लिखना है। फिर उसका बाकी जो वेरिएबल्स हैं आपके मॉडल्स के, उसके साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप में आप जो पास्ट लिटरेचर होता है उसको स्टडी करते हैं, और उस उन उन वेरिएबल्स का आपस में कैसे रिलेशनशिप स्टडी हुआ हुआ है और उनकी क्या कंक्लूजन्स थी। एक कंक्लूसिव फॉर्म में आप ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और उसके बाद अपना गैप या प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। और उसी उसी गैप के बाद आप, अच्छा गैप के बारे में बात कर लेते हैं। बाद स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप जो गैप बेसिकली है कि पास्ट जो पेपर्स होते हैं उनमें पास जगह आपको फ्यूचर डायरेक्शन में गैप्स मिल जाएंगे। आप डिफरेंट पेपर्स को मर्ज करके एक गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आजकल मीडिएशन मॉडरेशन का दौर है, तो मीडिएटर मॉडरेटर आपको पास्ट लिटरेचर से मिल जाते हैं। तो उसमें भी हम वीडियो करेंगे कि कैसे मीडिएटर और मॉडरेटर को आप देख सकते हैं, अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे अ, आप गैप क्रिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली क्रिएट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बेसिकली जब आप पेपर्स मर्ज करते हैं तो वो एक आइडेंटिफाई हो जाती है एक स्पेस कि ये, अगर हम मैं दो पेपर मर्ज करूं तो ये एक नया टॉपिक बन सकता है जो कि इससे पहले स्टडी नहीं हुआ। तो उसके बाद आप थ्योरी प्लॉट करते हैं, आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं कि ये थ्योरी मेरे मॉडल इस थ्योरी के अंडर में काम कर रहा हूँ, और ये वेरिएबल जो हैं इससे पहले स्टडीज़ हो चुके हैं इस थ्योरी के अंडर, और ये एक्सटेंशन है मेरे टॉपिक की इस लिहाज से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन, जो आपका अगर स्टूडेंट है वो थीसिस कर रहे हैं तो उसके लिए वो बाकायदा एक फॉर्मेट में क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं आपको। लेकिन अगर आप पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जस्ट आप एक पैराग्राफ में अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देते हैं कि दिस स्टडी एम्स टू, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो। इसके बाद आप अपनी सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं अपनी स्टडी की, और आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, और लिटरेचर रिव्यू में कि बेसिकली जो आपका हर हाइपोथेसिस होता है उसके बेसिकली चार पार्ट होते हैं। पहले अपने हाइपोथेसिस का जो जो मेन वेरिएबल्स होते हैं उसको आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद आप लिंक स्टैब्लिश करते हैं अपने वेरिएबल्स के दरमियान, और उसके बाद किस थ्योरी के अंडर आप काम कर रहे हैं वो थ्योरी आप डिफाइन करते हैं। और उस थ्योरी के बेस पे नेक्स्ट आप जो आपने ऊपर डिस्कशन की होती है, डेफिनेशन, लिंक स्टेब्लिश किया होता है, थ्योरी प्लॉटिंग, उसके बेस पे आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और अपने लिटरेचर को कंक्लूड करते हैं। जितनी आपके पास हाइपोथेसिस होते हैं उतनी आपने ये स्टेप्स हर दफ़ा हर हाइपोथेसिस के साथ रिपीट करने होते हैं, और आप इजीली जो है लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आप इस चीज़ के लिए करते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो पहले किसी ने ना की हो। जो आपने गैप आइडेंटिफाई किया है, अगर आप लिटरेचर रिव्यू में जाएंगे, आपको अगर वो गैप पहले ही फील्ड मिले तो फिर आप अपना टॉपिक चेंज करेंगे। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली, अगर आप सीक्वेंस वाइज तो ये सेकंड स्टेप है, लेकिन जो वैसे अगर आप फर्स्ट हैंड कोई भी स्टूडेंट रिसर्च करने बैठेगा, तो जो जैसे ही उसने गूगल स्कॉलर खोला या कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ से उसका लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट हो गया।
तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है उसमें। आप जाके जब गैप आइडेंटिफाई करने तक जो भी सारा प्रोसेस है वो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू ही है। उसको जस्ट फॉर्मल फॉर्म में और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम इन हेडिंग्स के थ्रू हम एक पैटर्न उसका डेवलप कर लेते हैं। तो उस सारे को आप नाम दे देते हैं कि ये लिटरेचर रिव्यू है, और इसमें हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। तो ये था लिटरेचर रिव्यू के बारे में जो कि इस बुक में डिफाइन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, आपको आईवी का तो पता होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता इस मॉडल में। डीवी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा होता है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। उसके अलावा जो आपके पास है मॉडरेटर, और उसके बाद है मीडिएटर। मॉडरेटर आपका वो होता है जो आपके आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट नीचे जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको उस जैसे इधर ही डिफाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये मॉडरेटर का जो एरो है ये जो रिलेशनशिप है आईवी और मीडिएटर का, उसके उसको अफेक्ट कर रहा है। तो कोई भी इस तरह का एरो जो कि रिलेशनशिप पे ट्रैक आ रहा हो और इधर वेरिएबल का नाम लिखा हो, तो आपको फट से समझ आ जानी चाहिए कि ये मॉडरेटर है। और जो मीडिएटर होता है वो अंडरलाइंग इफेक्ट होता है जिसके थ्रू आपका डीवी इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे ये देखें, आईवी है और ये मीडिएटर को इफेक्ट कर रहा है, और मीडिएटर जो है देन डीवी को इफेक्ट कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट भी कहलाता है, एक अंडरलाइंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आईवी डीवी को अफेक्ट कर रहा है। तो ये मीडिएटर कहलाता है, और जो डायरेक्ट रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा होता है दो वेरिएबल्स के, उसे मॉडरेटर हम कहते हैं। तो इसी तरह टाइप ऑफ मॉडल्स हैं उसमें। मॉडरेटेड मेडिएशन मॉडल है जिसमें आपका मेडिएटर इन्वॉल्व है, और आईवी और मेडिएटर जो है उसके रिलेशनशिप को मॉडरेटर जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ये तमाम मॉडल्स हैं, ये आपको एसपीएसएस में जब प्रोसेस हेज आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये आपको तमाम मॉडल्स मिल जाते हैं। और जब आप ये मॉडल डिडक्ट करते हैं तो उस मॉडल की बेस पे जब आप इस हर मॉडल का एक नंबर है, तो आपको वो नंबर लिखना पड़ता है। आप गूगल के थ्रू या प्रोसेस है इसका जो पीडीएफ है फॉर्म में, उसके डिटेलिंग है, उसके उसके नोट्स हैं, उसमें आपको ये मॉडल्स के साथ मॉडल्स नंबर मिल जाते हैं। तो जिस तरह का भी आपका मॉडल होगा, पैरेलल मेडिएशन है, मेडिएटेड मॉडरेशन मॉडल है, तो उसमें आपने उसका जस्ट नंबर लिख देना, और उस नंबर के थ्रू आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करके तो चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा आज की यहाँ पे अपने पार्ट वन को कंक्लूड कर लेते